Hi friends, this is the final account on cooperative societies account. This is a trial balance. This is what? This is a trial balance and this problem comes in a Pune University question paper of TYBCom. This problem have a 14 marks. Okay? तो ये प्रॉब्लम को 14 मार्क्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आता है पुणे यूनिवर्सिटी के TYBCom के एग्जाम में. क्या आता है? फाइनल अकाउंट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे. From the following trial balance of Wadia Cooperative Society Limited, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2020. So what should we have to prepare? We have to prepare a trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2020. ठीक है. हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आने वाला प्रॉब्लम है, आने वाला सवाल है जो कि 14 मार्क्स को आता है पुणे यूनिवर्सिटी के TYBCom क्वेश्चन पेपर में. लेट्स सी. शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीस, कॉल्स इन एरियर्स 5,000 रुपीस, रिजर्व फंड 1,20,000, परचेसेस 6 lakh rupees, stock on 1st April 2019 1 lakh rupees. It means this is our opening stock because this is a 1st April 2019 stock. It means this is the starting of the year and this is the ending of the year. It means 31st March of 2020 is our balance sheet date and this is a opening stock date. What is 1st April 2019? How much of opening stock we have? 1 lakh rupees. We have a carriages also 5,000 rupees. Salaries and allowances of manager 24,000. Salaries and allowances of a staff 45,000. We have two salaries, which one? Of manager and staff. Okay, 45,000. बिल्डिंग फंड 65,500. मैं एक बात और बता दूं कि ये प्रॉब्लम अपने क्वेश्चन पेपर में आ चुका है TYBCom के 2008 में. बिल्डिंग फंड 65,500 है. शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड 12,000. कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपीज. कंट्रीब्यूशन है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया है. ठीक है. स्टाफ प्रोविडेंट फंड अलग से है, यहाँ पर फंड 17,000 रुपीज. सेल्स हमें मिला है 8 लाख रुपीज. बैड डेट्स फंड है, देखिए हाँ, बैड डेट्स फंड है 10,000 रुपीज. बैड डेट्स अलग से है 4,000 रुपीज. पोस्टेज 3,000 rupees. Plant and machinery at a cost 14,000 rupees. Traveling expenses 4,500 rupees. इसको ऊपर कर देते हैं. How much of traveling expenses? We have a traveling expenses of 4,500 rupees. Bonus to employees 6,000 rupees. Printing and stationery 2,300 rupees. Insurance 6,000 rupees. Building at a cost 3 lakh rupees. बिल्डिंग भी एट कॉस्ट है. फर्नीचर एंड फिक्सचर एट कॉस्ट 50,000 रुपीज. डेप्रिसिएशन ऑन फंड 43,800. सो वी हैव अ डेप्रिसिएशन फंड. हाउ मच? 43,800 रुपीज. सनरी डेटर्स 1 लाख रुपीज. सनरी क्रेडिटर्स 12,000. डेटर्स है तो क्रेडिटर्स हमेशा होते हैं. इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, कितनी है? 60,000. फिक्स डिपॉजिट विथ द PCCS बैंक. PCCS मतलब पूना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक. 80,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है अपनी. ठीक है. स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज. सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज. रिपेयर्स टू बिल्डिंग 12,000. रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000. रिपेयर्स टू फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो बिल्डिंग को रिपेयर किया है, प्लांट एंड मशीनरी को भी रिपेयर किया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर को भी रिपेयर किया है. आगे देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 8,000 रुपीज. डिविडेंड ऑन शेयर्स 6,000 रुपीज. ट्रांसफर फीस 1,000 रुपीज. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,500. Okay, this is a profit and loss appropriation account 4,500 rupees.
विच इज बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, हम लोग ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है, वाडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कैश बैलेंस है हमारे पास में कितना है, इन हैंड 48,000, एट बैंक 5,700, बैंक चार्जेस भी है हमें लगाए 300 रुपीज़, एंड टोटल 14,99,800, 14,99,800 rupees. So we have additional information. It means we have adjustments. What is the adjustment? Number A. Stock on 31st March 2020 was valued at rupees 1,50,000. हमारा स्टॉक वैल्यूड हुआ है, कब हुआ है, मार्च एंडिंग में। इट मीन्स दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज अनपेड ऑन 31st March 2020। अब देखिए सैलरी अनपेड है, राइट है, तो सैलरी बेटा अनपेड है, तो सैलरी किसकी अनपेड होगी, तो सैलरी तो हम हमेशा स्टाफ की देते हैं ना, तो सैलरी हमेशा किसकी, स्टाफ की अनपेड है। इतनी बात ध्यान में रखिए, इसको हम कलर कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए फिर से एडजस्टमेंट के ऊपर चले जाते हैं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹900। ओके, इंश्योरेंस भी पेड है एडवांस में 900 रुपीज़। जितने भी एडजस्टमेंट है सभी एडजस्टमेंट को देख देख कर उसके ऊपर आप पेन से क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर सकते हैं, तब आपको वो पता चलेगा कि वो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि नहीं। हम यहाँ पर इंश्योरेंस फाइंड कर लेते हैं, इंश्योरेंस, चलिए हमें वो इंश्योरेंस मिल गया, इसको हटा देते हैं, इंश्योरेंस को कलर कर देते हैं, है कि नहीं, तो हमें ये पता होगा कि इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के ऊपर फिर से चले जाते हैं, कहाँ गए, ओके, प्रोविजन फॉर रिजर्वफुल डाउटफुल डेट्स @ 5%। ओके, प्रोविजंस है, आरडीडी की प्रोविजन है 5%, ये किसके ऊपर रहती है आप बताएंगे हमें, बिल्कुल सही बोले, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमेशा ये रहती है, तो इसके ऊपर हमने टिक कर दिया। टिक माने मैंने कलर लगा दिया, आप टिक करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एज अंडर, ओके, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग ₹15,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹5,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹1,400। सो बिल्डिंग, राइट, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर, कहाँ पर है बिल्डिंग हमारी, ओके, ये बिल्डिंग हमारी, बिल्डिंग एट कॉस्ट, बिल्डिंग के नीचे देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर भी मिल गया, ठीक है, दोनों को कलर कर देते हैं। अभी क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर मिल गया, बिल्डिंग एट कॉस्ट मिल गया, हमें और चाहिए क्या, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। इनके ऊपर भी हम कलर लगा देते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो दीज आर द एडजस्टमेंट ऑन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एज अंडर। बिल्डिंग के ऊपर 15,000 था, फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,400। ऑडिट फीस अनपेड है ₹600, ट्रांसफर टू एजुकेशन फीस, एजुकेशन फीस भी ₹100 है जो कि अनपेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई ऑडिट फीस हमारे ट्रायल बैलेंस में था क्या, तो कंट्रोल F करके मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ऑडिट फीस नहीं है, राइट, फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, ऑडिट खाली देख लेते हैं, ऑडिट भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं है, राइट, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ट्रांसफर टू एजुकेशन फीस, ओके, एजुकेशन फीस भी मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास में एजुकेशन फीस है क्या, एजुकेशन फीस, एजुकेशन सिर्फ यहाँ पर ही है, नीचे देखो ना, यहाँ पर दिख रहा है 55 नंबर पर, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ये दोनों अमाउंट्स नहीं है, तो ये दोनों अमाउंट अनपेड है हमारे, ठीक है। प्रोवाइड फॉर शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड ₹1,000, ओके, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड ₹1,000 प्रोवाइड किए हैं, शेयर कैपिटल को रिडम्पशन फंड देना है, मतलब
ऐड करना होगा, है कि नहीं, ऐड करना बाकी है। सो क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ। ओके, देखिए मिल गया ना मुझे, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, इसको मैं अभी कलर कर देता हूँ। चलो कलर कर देते हैं, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, इससे मुझे पता चलेगा कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है या नहीं है। क्लियर है, कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं, सभी एडजस्टमेंट के ऊपर हमने टिक कर दी, यानी कि कलर लगा दिया। तो चलिए हमें क्या क्या बनाना था, हमें बना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑन एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्यूशन में बना के रखा है, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। प्रो फार्मा वाडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। This is a balance sheet, Wadia Cooperative Society Limited balance sheet as on 31st March 2020। क्लियर है? सो वन बाय वन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल, हाउ मच, 4 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल हमारा कहाँ पर होता है, अब बताना नहीं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में होता है, ये तो आपने 12th में पढ़ा था, ठीक है। शेयर कैपिटल लायबिलिटीज साइड में होता है, कहाँ पर होता है, लायबिलिटीज साइड में, शेयर कैपिटल। हाउ मच ऑफ शेयर कैपिटल वी हैव, शेयर कैपिटल हमारा कितना है, 4 लाख रुपीज। ये शेयर कैपिटल को मेंशन किया है क्या कि इशूड है, अनपेड है या कुछ है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इशूड कॉमा सब्सक्राइब। इशूड से पहले हमारा क्या आता है, इशूड से पहले हमारा ऑथराइज आता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम पहले ऑथराइज लिख लेते हैं, ऑथोराइज्ड कॉमा इशूड अनपेड कैपिटल। क्लियर है, इशूड ऑथराइज अनपेड कैपिटल, इशूड कैपिटल हमारा हमेशा डबल अंडरलाइंड होता है। क्लियर है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे ही ये ब्रैकेट में इसको लिख देंगे कि भाई ऑथराइज है, इशूड है, क्या है हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऑथराइज है, इशूड है, अनपेड है, या जो कुछ भी होगा। चलिए, हाउ मच ऑफ अमाउंट वी हैव, अमाउंट देख लेते हैं, ₹4 lakh amount. How much amount? So we have ₹4 lakh amount. So इस अमाउंट को हम वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में चले जाते हैं, इनर अमाउंट को लिखेंगे ₹4 लाख, है कि नहीं, 4 लाख रुपीज़। हमें यहाँ से लेस भी अमाउंट करनी है, लेस क्या करनी थी हमें, मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत के दौर में ही आपको बताया कि कॉल्स इन एरियर्स हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स हम 5000 रुपीज़ माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स माइनस लेस, है कि नहीं, कॉल्स इन एरियर्स, हाउ मच, कॉल्स इन एरियर्स वी हैव 5000 रुपीज़। सो आउटर को हमारी अमाउंट कितनी चली जाएगी, 4 लाख माइनस 5000। सो यहाँ पर 4 लाख माइनस 5000 रुपीज़ कितना आया, 3,95,000। क्लियर है, सो बैक आएंगे फिर से प्रॉब्लम के ऊपर, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। रिजर्व फंड, हाउ मच, 1,20,000 रुपीज़। ओके, रिजर्व फंड कहा जाता है लायबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट में, है कि नहीं, रिजर्व फंड, इसको और आगे नाम देंगे एंड अदर फंड्स, अदर फंड्स है ना हमारे पास में, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड था, डेप्रिसिएशन फंड था, और बाकी भी है कुछ। तो यहाँ पर पहला कितना था, रिजर्व 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 फंड, हाउ मच वी हैव अ रिजर्व फंड, 1,20,000 रुपीज़। चेक कर लेते हैं, सही बात है, 1,20,000 रुपीज़। ओके,
परचेसेस वी हैव अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपीज़। परचेसेस हमारी कहाँ पर जाती है? परचेसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू, पहले तो क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, कोई उसमें सबको पता ही है। ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद में टू परचेसेस आता है कि नहीं? परचेसेस, परचेसेस कितना है? परचेसेस हमारे पास में परचेसेस वी हैव रुपीज़ 6 लाख रुपीज़, नंबर 7, राइट, 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर मैं 6 लाख रुपीज़ लिख देता हूँ, आउटर को 6 लाख रुपीज़, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हो गया 60,000, 6 लाख रुपीज़ करना था, 6 लाख रुपीज़, ओके। ट्रायल बैलेंस में हमने वो अमाउंट लिख दी। परचेसेस हो गया। स्टॉक देखिए नीचे स्टॉक था, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 1 लाख रुपीज़, दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आउटर को 1 लाख रुपीज़। चलो दोनों हो गए, परचेसेस भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। कैरेजेस, वेरी गुड, कैरेजेस रुपीज़ 5,000। कैरेजेस यानी क्या? माल यहाँ से वहाँ भेजना है कि नहीं, वाहतुक, ट्रांसफर उसको कहते हैं, टू कैरेजेस। ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या? ट्रायल बैलेंस में था ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। हाउ मच, कितना? 5,000 रुपीज़। फिर से बैक प्रॉब्लम के ऊपर चले जाएंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजर, ओके। मैनेजर की सैलरी से पहले हम किसकी सैलरी देंगे? स्टाफ की देंगे, तो दोनों सैलरीज एक 1 बाय 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर का, ये हो गया, इसके नीचे 2-4 लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसके नीचे हमने बना के रखा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सैलरीज, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ, नीचे सेम है, टू सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ, किसका था? ऑफ मैनेजर, क्लियर है। तो चलिए बैक चले जाते हैं। अच्छा, तो देखिए अभी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ के ऊपर एडजस्टमेंट है, 45,000 के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसको एक लाइन छोड़कर हम नीचे लिखेंगे टू सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो ये ऊपर का मैं हटा देता हूँ। ये आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लूँ, जूम होता है थोड़ा सा, इसको हटाकर जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया जूम। हम यहाँ पर दो अकाउंट देख रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नीचे हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टाफ की अमाउंट कितनी थी देखते हैं, सैलरी जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है 45,000 रुपीज़, और मैनेजर का है 24,000, ठीक है। दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं फटाफट। स्टाफ कितना था? 45,000। ये कितना था? इसको आउटर को लिख देंगे कि नहीं, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट, 24,000 रुपीज़। मैनेजर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, ओके। बिल्डिंग फंड है हमारा, ओके, 65,500 रुपीज़। बिल्डिंग फंड देखिए, अब ये अमाउंट कहाँ पर जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे बिल्डिंग फंड, ठीक है। कितना है बिल्डिंग फंड? एडजस्टमेंट है क्या बिल्डिंग फंड के ऊपर? 65,500 रुपीज़। चलिए आउटर को लिख देते हैं 65,500 रुपीज़, बैलेंस शीट में 65,500 रुपीज़ चली गई आउटर को अमाउंट। फिर से बैक आएंगे प्रॉब्लम के ऊपर। शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड 12,000, ओके। शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड के ऊपर एडजस्टमेंट है,
बैलेंस शीट में जाएंगे, है कि नहीं, अदर फंड्स, सब फंड्स यहाँ पर आ जाएंगे, लिखेंगे शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, फंड्स है तो अदर फंड्स में चले जाएंगे। हाउ मच, 12,000 रुपीज़। फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कितने थे, यस सही बात है, 12,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर देखो, ठीक से देखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। अब ये है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड। क्या है कि स्टाफ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है ना 5,000 रुपीज़, इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन खर्चा है हमारा, एक्सपेंसेस है हमारा, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू सब्सक्रिप्शंस, सो ये सब कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है ना, सब्सक्रिप्शंस हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर, दिस अमाउंट्स शुड बी गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू क्या था, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना था, हाउ मच, रुपीज 5,000। ठीक है, चलिए बैक चले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अभी स्टाफ प्रोविडेंट फंड है कि नहीं, ये फंड है, ये एक्चुअल फंड है, ये तो खाली कंट्रीब्यूशन था स्टाफ प्रोविडेंट फंड का, इसलिए हमने उसको एक्सपेंसेस में ले लिया। अब ये हमारा स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है 17,000, जो कि अदर फंड्स में जाएगी। क्या, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 70,000 रुपीज़, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल रिडम्पशन के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, राइट, इनर को लिखे हैं हमने, बराबर सही बात है। तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड 17,000, एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ प्रोविडेंट फंड्स, कितना था स्टाफ प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, 17,000 था सर, 17,000। ओके, चलिए बैक आ जाते हैं। ओके, वी हैव सेल्स, बिल्कुल धीरे से समझा रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, फास्ट भी जा सकते हैं हम, ठीक है, पहला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा धीरे से देखेंगे, है कि नहीं। सेल्स 8 लाख रुपीस, सेल्स कहाँ पर जाएगी सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स डायरेक्ट आउटर को हमारे पास में, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रुपीज 8 लाख। ओके, अब ये है बैड डेब्ट्स फंड, फंड है बैड डेब्ट्स का, कितना है बेटा, 10,000 रुपीज। चलिए आगे जाएंगे, फंड्स है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट्स फंड, बैड फंड कितना था, 10,000। ओके, इनर को लिखा ना मैंने, क्यों, उसके ऊपर देखो ना आप क्या है, क्या है बेटा उसके ऊपर, हाँ बैड डेट्स है 4,000 रुपीज। अब ये लास्ट ईयर के बैड डेट्स है कि नहीं, तो ये लास्ट ईयर के बैड डेट्स हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि लेस करेंगे, लेस बैड डेट्स ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पर हम ब्रैकेट में भी कह सकते हैं, इनटू द ब्रैकेट लास्ट ईयर, ब्रैकेट शुड कंप्लीट, कितना था 4,000 रुपीज। इसको मैंने फिर से इनर को लिखा, क्यों इनर को लिखा, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, यहाँ पर हमने टिक नहीं की है तो भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स फंड। क्यों एडजस्टमेंट है बेटा, क्योंकि ये बैड डेब्ट्स फंड है ना, तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है 1 लाख रुपीज, जो कह रही है हमारे पास में क्या, प्रोविजन नंबर डी देखिए, प्रोविजन फॉर रिजर्वफुल डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि RDD 5%, जो कि करंट बैड डेट्स है हमारी ये ईयर की, वो हम वहाँ पर ऐड करेंगे। दैट्स वाई हमने क्या किया, ये अमाउंट अभी फिलहाल इनर में लिखी दोनों अमाउंट, ठीक है। तो चली जाते हैं फिर से प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, बैड डेट्स फंड देख रहे थे हम,
यहाँ आ गया बैड डेट्स फंड हमारा 4000 रुपीज़। पोस्टेज, अब देखिए पोस्टेज क्या है, पोस्टेज हमारा एक्सपेंसेस है, किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिखेंगे टू पोस्टेजेस, कितना था पोस्टेज, बैक आएंगे पोस्टेज 3000 रुपीज़, ऑर्डर को लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं उसके ऊपर। फिर से बैक आएंगे, यहाँ पर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एट अ कॉस्ट। ट्रायल बैलेंस में हमेशा ऊपर नीचे सब अमाउंट, ऊपर नीचे सब हेडिंग्स दिए हुए रहते हैं, तो हमें वो क्लैरिफाई करके ठीक से यहाँ वहाँ मतलब अकाउंट्स में भेजने होते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर पोस्टर दे दिया, ऊपर बैड डेट्स दे दिया, अंदर फिर से प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो हमारी फिक्स्ड एसेट हमेशा कहाँ पर जाती है, बैलेंस शीट में। तो ये हमारे हो गए बैलेंस एसेट्स, है कि नहीं, बैलेंस शीट ये है एसेट्स। तो अब यहाँ पर जानना बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जब भी एसेट्स लिखेंगे, देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ ना, जब भी हम एसेट्स लिखेंगे तो हम एसेट साइड्स में लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है कि नहीं। ये एसेट साइड है, ये एसेट साइड है, कोई बड़ा, लेकिन कभी भी हम क्या करेंगे, हमेशा एसेट्स को नीचे लिखेंगे। क्यों क्यों लिखेंगे एसेट्स को नीचे, क्योंकि ऊपर हमें एसेट्स विच इज एसेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट, फिक्स्ड एसेट्स, क्यों हमें ऊपर कैश बैलेंस दिखाना पड़ता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कितना अभी अमाउंट पड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फिक्स एसेट्स नीचे। हमारी फिक्स एसेट कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 14,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, हाउ मच एट कॉस्ट 14,000, इनर को लिखेंगे एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बोनस टू एम्प्लॉयज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या बात है, तीनों के तीनों एक साथ आ गए। अरे बाप रे, कितने आदमी थे, सरदार जी 2, लेकिन यहाँ तो 3 है कि नहीं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बोनस टू एम्प्लॉयज एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये अमाउंट कहाँ पर चली जाएगी, सही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू। टू क्या था, पहला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,500, यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच 4,500 रुपीज़, बैक आएंगे, एम्प्लॉय को बोनस दिया है हमने, बोनस टू एम्प्लॉयज हमारा खर्चा है 6,000 रुपीज़, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस टू एम्प्लॉयज, हाउ मच बोनस 6,000 रुपीज़, फिर से बैक आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,300, ये भी खर्चा है सर, कितना, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच स्टेशनरी, कितनी है स्टेशनरी यार, 2,300 रुपीज़, इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए ठीक से, 2,300 रुपीज़। फिर से बैक आते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर हमारे एडजस्टमेंट है, नंबर 24 दिख रहा है यहाँ पर, इंश्योरेंस 6,000 रुपीज़, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंसेस है कि नहीं। आगे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस, आपको खर्चा कितना है, खर्चा क्या है, इनकम क्या है, ये सभी देखकर अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट में, है कि नहीं। आगे देखेंगे, बिल्डिंग एट अ कॉस्ट, नीचे भी है फर्नीचर एंड फिक्सचर एट अ कॉस्ट, बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों क्या है, फिक्स एसेट्स है ना, तो ये कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर फिर से नीचे आएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिल्डिंग एट कॉस्ट,
है कि नहीं। ये बोल्ड होगा, इसको अनबोल्ड कर देते हैं। नीचे एक लाइन छोड़ के और आएंगे, क्या था हमारा, फर्नीचर एंड फिक्सचर एट कॉस्ट, राइट। फर्नीचर एंड फिक्सचर एट कॉस्ट। चलिए, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, हाउ मच ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट वी हैव, 3 लाख रुपीज। फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000 रुपीज। चलिए यहाँ पर चले जाते हैं बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज, और ये कितना था, फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000 रुपीज। इनर को लिखेंगे, एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन फंड है कि नहीं, ये फंड है, डेप्रिसिएशन फंड है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, अदर्स फंड में। कहाँ पर, अदर फंड्स हमने लिख के रखे हैं, कहाँ पर लिख के रखे बेटा, सही बात है, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स में, यहाँ पर इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन फंड। हाउ मच ऑफ वी हैव डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड कितना है, 43,800 रुपीज, 43,800 रुपीज। इनर को क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डाउट आ रहा है। तो जिस चीज़ के ऊपर हमें डाउट आता है उस चीज़ को हम क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तब या तो पेंसिल से लिख देंगे या तो इनर में लिख देंगे। क्लियर है ना, पेंसिल से या तो इनर में लिखेंगे, या तो फिर ब्रैकेट करके आपको जैसे उसको इफेक्ट देना है वैसे लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड इनर में लिख दिया है। फिर से प्रॉब्लम में चले जाएंगे, मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, शायद प्रॉब्लम टैली नहीं हो सकता है कि नहीं। देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख रुपीज, ओके। सन्ड्री डेटर्स हमारे कहाँ जाते हैं बेटा, सन्ड्री डेटर्स हमारी करंट एसेट्स हैं। जैसे हमारी फिक्स एसेट्स होती है वैसे ही हमारी करंट एसेट्स भी होती हैं। तो करंट एसेट्स हम यहाँ पर लिख देंगे, कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड हो जाता है। करंट एसेट्स क्या है, सन्ड्री डेटर्स। फिलहाल तो इनर को लिखेंगे, है ना, इसके ऊपर आरडीडी हमें निकालनी है। चलिए बैक चले जाते हैं। अब जैसे सन्ड्री डेटर्स है वैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 12,000 रुपीज़, और ये हमारे अमाउंट चली जाती है लायबिलिटीज साइड में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बोल्ड कर कर, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, राइट। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैक आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा था 12,000 रुपीज़। यहाँ पे चले जाएंगे, आउटर में लिख देंगे अमाउंट, नहीं करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस सब अमाउंट टोटल करके हम आउटर में लिख देंगे 12,000 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट, यहाँ पर सन्ड्री RY, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर सन्ड्री हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स हो गए। बैक आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर, तो और ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी चली जाती है बैलेंस शीट में। तो करंट एसेट्स के ऊपर हम यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स, और ऊपर जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स, बोल्ड करके लिख देंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी है, इसको इनर भी लिखेंगे, सभी इन्वेस्टमेंट ठीक से लिख देंगे।
फटाफट टोटल करके, है कि नहीं? 60,000 रुपीज़। चलिए 60,000, फिर से बैक आते हैं। ओके, फिक्स डिपॉजिट विथ PCCS बैंक क्या है? पूना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में भी हमने डिपॉजिट की है, तो इसका मतलब डिपॉजिट भी हमारी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? 80,000 रुपीज़। चलिए फटाफट चले जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट इन PCCS बैंक कितनी थी? 80,000। 80,000 है क्या? हाँ सर 80,000 है। स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्टाफ प्रोविडेंट फंड में हमने इन्वेस्टमेंट की है 10,000, तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? कितनी? 10,000 रुपीज़। इनको लिख देंगे फिलहाल। तो आगे देखते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, आगे जाएंगे। स्टाफ प्रोविडेंट फंड तक आ गए ना हम। सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹6,000। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है, उसके नाम से ही पता चल रहा है यार। एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़। इंश्योरेंस के ऊपर हमारे एडजस्टमेंट थी, हमने इनर को लिख के रखा है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस बैक आएंगे, चेक करेंगे। 6,000 रुपीज़। बिल्कुल धीरे से समझा रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। फास्ट भी जा सकते हैं लेकिन आपको समझेगा नहीं। बिल्डिंग रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखिए बार बार वर्ड्स रिपेयर्स यूज हुआ है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक्सपेंसेस है ना, डेबिट साइड को लिखेंगे ना। टू रिपेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिख रहे हैं। टू रिपेयर्स क्या था? बिल्डिंग। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तीन ही फिक्स्ड एसेट है हमारे पास। फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखिए मैंने बार बार लिखा क्या? रिपेयर्स एक बार बोल दिया बस खत्म। टू रिपेयर्स बोल दिया, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऐसे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आप लिख सकते हैं। रिपेयर्स बिल्डिंग कितना है? 12,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,000, मतलब 12 2 2, ठीक है। अरे वहाँ 12 2 2, बिल्डिंग 12 राइट, ये 2,000, ये भी 2,000, 200 हो गए, 2,000, ठीक है। इन दोनों की, इन तीनों की अमाउंट हम ऑर्डर को लिख देंगे। इन तीनों की हम अमाउंट ऑर्डर को लिख देंगे। 12,000 2,000 2,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। आउटर को चले गया अमाउंट। ओके, रिपेयर्स हो गया, खर्चा खत्म। अरे यार बहुत खर्चा हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ओके ओके, यहाँ पर ठीक से देखना है अभी कि हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें पैसे मिले हैं, हमारी इनकम हुई है। सो दिस इज आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर है? हम ऐसा कह सकते हैं कि रेवेन्यू इनकम है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें इनकम मिली है, इंटरेस्ट मिला है 8,000। तो बेटा जैसे कि एक्सपेंसेस अगर हम डेबिट को लिखते हैं तो हमारी इनकम हम कहाँ पर लिखेंगे? कहाँ पर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बाय, क्या आएगा बेटा यहाँ पर? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं? ये पता होना चाहिए सभी चीज़। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। हाउ मच वी हैव इंटरेस्ट? 8,000 रुपीज़ इनकर्ड बाय फिक्स डिपॉजिट। ओके, यहाँ पर फिर से देखेंगे डिविडेंड ऑन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट थी हमारी, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट है।
तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड मिला। सो एज इट इज सिंपल, इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, डिविडेंड मिल रहा है, 6,000 रुपीज़ डिविडेंड है ना, तो ये भी तो इनकम ही है। तो ये कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स, इनकम ही है ना डिविडेंड्स। कितना था, 6,000। फिर से बैक आएंगे, डिविडेंड ऑन शेयर्स हो गया 6,000 रुपीज़। ओके, ट्रांसफर फीस 1,000 रुपीज़, ट्रांसफर फीस की है ना हमने, ट्रांसफर फी है कि नहीं, तो ये ट्रांसफर फी हमारी क्रेडिट को जाएगी। क्यों जाएगी बेटा क्रेडिट को, बाय ट्रांसफर फीस, क्यों जाएगी क्रेडिट को, 1,000 रुपीज़ हमने ट्रांसफर फी ली है, जिसका मतलब ये होता है, क्या होता है, ट्रांसफर फी हमें मिली है। देखिए ना यहाँ पर, ये अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट को है, ये अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट को है, ये अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट को है, 1,000 रुपीज़ मिली है। अगर ये यहाँ पर डेबिट को रहती थी तो हम इसको कहाँ पर लेते थे, डेबिट साइड को लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इतनी बात ध्यान में रखिए, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर फीस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये यहाँ पर लिखा है कुछ, तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹4,500 रुपीज़, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कहाँ पर जाएगा सर, ये जाएगा लायबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट के। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पर करंट ईयर का प्रॉफिट भी लिखेंगे। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखना ही लिखना है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे मैं ब्रैकेट में लिख दूं बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, सही बात है, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। कितना है बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट हमें कितना मिला था, 4,500 रुपीज़। ओके, 4,500 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। इनर को लिखा, क्यों लिखा इनर को सर, आप बता देंगे, यस बिल्कुल बताएंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर करंट ईयर्स प्रॉफिट, है कि नहीं, करंट ईयर प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट में से निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, है कि नहीं। प्रॉब्लम में चले जाएंगे। चलो इतना खत्म हो गया, कैश हमारे पास में है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो ये दोनों चीज़ कहाँ पर चली जाएगी, हमारी एसेट साइड में। जैसे कि मैंने कहा था, बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर फिक्स एसेट लिख दिए, यहाँ पर करंट एसेट्स लिख दिए, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर बैलेंस लिखना पड़ता है, पहले कैश बैलेंस इन हैंड, इसको बोल्ड कर देंगे, इन हैंड रहने दीजिए, इन बैंक कितना है यार, हैंड में कितना है, पैसा कितना पड़ा है पास में, 48,000 पड़े हैं और 5,700 यहाँ पर पड़े हैं बैंक में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 48,000, यहाँ पर 5,700, सही है ना, फिर से चेक कर लेंगे, गड़बड़ नहीं होनी बनती है। 5,700, कोई बात नहीं, इसको टोटल करके आउटर को लिख देंगे, कोई उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इज इक्वल टू 48,000 प्लस 5,700, 53,700 आउटर को हमारा कैश बैलेंस आ गया। प्रॉब्लम में जाएंगे, लास्ट वन है यहाँ पर बैंक चार्जेस, एक्सपेंसेस है बेटा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि डेबिट को है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। चलिए लास्ट में लिख देते हैं टू बैंक चार्जेस, कितना बैंक ने चार्ज लगाया है,
₹300 बैंक ने चार्ज लगाया है सर जी। ओके, कुछ बाकी था क्या? कुछ बाकी नहीं सर, हमने एक वन बाय वन देख लिया। तो चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि है स्टॉक ऑन 31st March 2020 was valued at ₹1,50,000। इट मीन्स दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता चल रहा है? दिस इज द एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31st March 2020, so that's why we are considered this is our closing stock। और क्लोजिंग स्टॉक या फिर कोई भी एडजस्टमेंट के हमारे हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं? 4 है कि नहीं? 4 होते हैं? नहीं सर, 2 होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच वी हैव? 1,50,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं? एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट हम करंट एसेट्स में लेंगे। क्यों बेटा? हमारी करंट है ना। क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 रुपीज बैक आएंगे। पहले एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई, दूसरी के ऊपर जाएंगे। सैलरीज अनपेड ऑन 31st March 2020 ₹3,500। सैलरी अनपेड है। किन की अनपेड है बेटा? स्टाफ की अनपेड है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट अनपेड सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है ना, अनपेड है, देने बाकी है, लायबिलिटी है। कितनी है? अरे कितनी थी यार? 3,500 रुपीज। चलिए आउटर को अमाउंट ले लेते हैं। कितनी हो जाएगी? 45,000 प्लस 3,500, 48,500। एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया अनपेड सैलरी का, आउटस्टैंडिंग देनी बाकी है। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो हमने यहाँ पर लायबिलिटीज में लिख के रखा है क्या? प्रोविजंस है कि नहीं? लिख के रखे ना प्रोविजंस। तो यहाँ पर इधर ऊपर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या था? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ। कितनी है आउटस्टैंडिंग? 3,500 रुपीज। तो इनर में लिख देते हैं 3,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को बोल्ड कर देंगे हमारे और आउटस्टैंडिंग से। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर यार थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है कि नहीं? चलिए इसको यहाँ पर ले लेंगे। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,500। इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा था क्या? बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ब्रैकेट कंप्लीट। इसके नीचे लिख के रखा है हमने एट करंट ईयर बैलेंस। ठीक है, करंट ईयर बैलेंस विच इज अ प्रॉफिट। इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस वन। 4,500 रिमूव कर लिए हैं, ये भी रिमूव। ओके, चलो हो गया। प्रॉब्लम के ऊपर चले जाते हैं, फिर से देखते हैं। ओके, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹900। इंश्योरेंस एडवांस में पे करके रखा है कि नहीं? एडवांस में पे करके रखा है ना। इंश्योरेंस कहाँ पर है हमारा? इंश्योरेंस तो एडवांस में पे करके रखा है, मतलब इसका क्या? लेस करेंगे। क्यों बेटा? वो हमें वापस चाहिए। एडवांस में दे के रखा था ना, पेड इन एडवांस। एडवांस कितना पेड इन एडवांस है? 900 रुपीज। ऑर्डर का अमाउंट कितनी चली जाएगी? 6,000 माइनस 900 रुपीज, 5,100
एक इफेक्ट पेड इन एडवांस का यहाँ पर हो गया 900 रुपीज। एसेट्स में जाएंगे, क्यू एसेट्स में क्यू जाएंगे, क्योंकि हमारा वो है एडवांसेस which is our loans in advances, right? Loans and advances अंडर में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एडवांस दे के रखा था भाई, बहुत डेंजर है यार, बहुत पैसा हो गया शायद। चलिए आगे जाएंगे, पीछे सॉरी। प्रोविजन फॉर रिजर्वफुल डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। 5% हमें रिजर्वफुल डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट देखनी है। आरडीडी हम किसके ऊपर निकालते हैं? जनरली हम एडजस्टमेंट निकालते हैं किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। यहाँ पर लिख देंगे 2RDD, है कि नहीं? आउटर को अमाउंट देंगे। एक इफेक्ट यहाँ पर होगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा? बैलेंस शीट में। कहाँ पर है डेटर्स? डेटर हमारे यहाँ पर है 1,00,000 रुपए। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 5% एडजस्ट निकालनी है, तो 5% कितना होगा? तो देख लेते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 5%, 5,000 रुपीज़। हमारे आरडीडी कितने आ गई? वी हैव आरडीडी ऑफ रुपीज़ 5,000। तो सन्ड्री डेटर्स में यहाँ से हम हमेशा आरडीडी माइनस करते हैं ना, बट यहाँ पर मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखेंगे। हाँ, बैड डेट्स फंड था 10,000। मैंने कहा था एक लाइन यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो बोल्ड लिख रहा हूँ, क्या ऐड करेंगे? करंट, इसको हटा देते हैं, करंट ईयर बैड डेब्ट्स। कितनी है बेटा करंट ईयर बैड डेब्ट्स? रुपीज 5,000 बोल्ड करके रखा है मैंने, ठीक है। अमाउंट आउटर को कितनी जाएगी? इज इक्वल टू 10,000 प्लस ऐड करना है करंट ईयर बैड डेट्स 5,000, माइनस करनी है लेस लास्ट ईयर के बैड डेट्स, इज इक्वल टू 11,000 is our current bad debts fund. That's why we are not removes under this amount of 5,000 in debtors या फिर लेस, है कि नहीं? ये अमाउंट यहाँ से हटा देंगे। एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया, जैसा कि दूसरा इफेक्ट हमारा यहाँ पर अभी 5,000 रुपीज खत्म किस्सा इसका। चलिए नेक्स्ट जाएंगे। ओके, depreciation for the year as under building rupees 15,000, furniture and fixture 5,000, plant and machinery 1,400। पहला इफेक्ट हम कहाँ पर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी ऊपर। किसके ऊपर? फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर, है कि नहीं? इसको जरा आगे ले लेता हूँ, आपको पता चलेगा। ओके, 2 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 15,000। 15,000 फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर 5,000, 5,000 रुपीज, और यहाँ पर 1,400, 5,000 ऊपर जाएंगे 1,400 रुपीज। चलो टोटल मिला देंगे इज इक्वल टू सम डेप्रिसिएशन की टोटल, तीनों मिला करके आउटर को दे देंगे 21,400 रुपीज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। चलिए तो हम यहाँ पर देखें ना, फिक्स एसेट्स कहाँ पर गए? यहाँ पर हमारे फिक्स एसेट रही, तो इसके ऊपर निकला था प्लांट एंड मशीनरी ऊपर डेप्रिसिएशन था, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था। जनरली हम यहाँ से अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, यहाँ से अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, यहाँ से अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बट यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्यों नहीं करेंगे सर? आपको करना पड़ेगा भाई। नहीं करूँगा, चलो क्यों नहीं करूँगा?
क्यों करूँगा अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड है, तो डेप्रिसिएशन फंड में वो अमाउंट ऐड कर देंगे ना यार, फंड है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, 21,000, कितना था यार, 21,400 रुपीज़, 21,400 रुपीज़, और ये अमाउंट आउटर को चली जाएगी 43,800 रुपीज़ प्लस 21,400 रुपीज़, 65,200 is equal to outer amount goes to by depreciation fund into the liability side of balance sheet। चलो एक इफेक्ट यहाँ पर, दूसरा इफेक्ट वहाँ पर। बैक आएंगे, क्या बाकी है हमारा, ऑडिट फीस अनपेड है, ट्रांसफर टू एजुकेशन फीस भी हमारी अनपेड है। चलिए दोनों आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, अनपेड है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या था, पहला था ऑडिट फीस, दूसरा था एजुकेशन फीस, एजुकेशन फीस। हाउ मच ऑफ ऑडिट, ऑडिट की कितनी है 600, इसकी 100, 600 100 इज इक्वल टू 700, चले गए 700, 700 आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाएंगी, लायबिलिटी साइड में, अदर प्रोविजंस है कि नहीं, यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको आउटस्टैंडिंग लिख के रखा है, ऑडिट, एजुकेशन फीस, हाउ मच 600 100, ओके बैक आते हैं। प्रोवाइड फॉर शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड ₹1000, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड हमें प्रोवाइड करना है, तो पहला इफेक्ट इसका यहाँ पर आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, कितना है शेयर कैपिटल रिडम्पशन 1000 रुपीज़, इसको जाएंगे बैलेंस शीट में देखेंगे, शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड कहाँ पर है, यहाँ पर था, ये साल का शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड देना बाकी है, उसका मतलब ये होता है एडिशन, कितना एडिशन है 1000 रुपीज़, आउटर को कितना चलाएगा 13,000 रुपीज़, ओके ये ख़त्म हो गया, आएंगे पीछे, ओह वेरी गुड, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाकी है, ट्रायल बैलेंस में का कोई इफेक्ट हमारा शायद ही बाकी होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर लिए है, तो चलिए जाते हैं यहाँ पर, ख़त्म करते हैं ये किस्सा, है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं, 1,00,000, 6,00,000, 5,000, यानी कि ये 7 हो गए और यहाँ पर ये 8 हो गया, तो इसका मतलब क्या कि भाई ये अमाउंट तो ज़्यादा पड़ रही है कि नहीं, तो ये कितनी पड़ रही है 9,50,000 रुपीज़, सही है क्या, 8 और एक 950,000 बराबर, इसको बोल्ड कर देंगे यार, जैसे डबल अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे भी लिख देंगे 50,000 रुपीज़, इसको भी बोल्ड कर देंगे। तो चलिए क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना है जरा देखेंगे, 7,05,000 माइनस कर देंगे, है कि नहीं, इज इक्वल टू 9,50,000,
माइनस 7,05,000, 2,45,000 हमारा बैलेंस आ गया, 2,45,000। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर इसको टोटल करके देख लेते हैं ना यार कि एक्यूरेट है या नहीं है। इज इक्वल टू सम 9,50,000, सही है, कोई बात नहीं। तो ये अमाउंट यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना था? 2,45,000 रुपीज़, सही है, 2,45,000। चलिए अब इन दोनों की टोटल करके देखते हैं। बहुत बड़ी टोटल होगी। पहले तो डेबिट साइड देख लेते हैं कितना आता है डेबिट साइड टोटल अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिट साइड भी देख लेते हैं। पहले टोटल करके देखेंगे लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। 2,45,000 इज फाइनल, 2,60,000, 1,48,800। इट मीन्स हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा बन रही है कि नहीं? तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा बन रही है तो क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे 2,60,000 रुपीज़। और ये यहाँ पर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओके 2,60,000 माइनस 1,48,800 इज इक्वल टू 1,11200। इट मीन्स 1,11,200 इज आवर नेट प्रॉफिट। ये अमाउंट यहाँ से माइनस कर देंगे या फिर घटा देंगे, है कि नहीं? चलो इसको घटा दी, इज इक्वल टू करके देखेंगे टोटल सही आ रही है या नहीं आ रही है। टोटल अगर सही आ गई तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके है, खत्म, सही आ गई टोटल। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ब्रैकेट, चलो कोई ब्रैकेट नहीं देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे 1,11,200 रुपीज़। तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? मैंने कहा था कि हम कुछ ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू ओके 1,11,200 रुपीज़, इसको आउटर को लिख देंगे इज इक्वल टू 4,500 प्लस 1,11,200, 1,15,700। कुछ बाकी है क्या? नहीं। चलिए तो वन बाय वन ऊपर से नीचे तक इसको टैली करेंगे, ठीक से देखेंगे कुछ बाकी है हमारे पास में। चलिए शेयर कैपिटल ऑथोराइज इशूड अनपेड क्या था मालूम नहीं, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स हमने घटा दिए 5,000, 3,95,000 अमाउंट आ गई। रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स हमारे 1,20,000 रिजर्व था। बिल्डिंग फंड 65,500 चला गया। शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड था 12,100 ऐड किए, 13,000 हो गया। स्टाफ प्रोविडेंट फंड 17,000 आ गया। चलो ये बैड डेब्ट्स फंड था 10,000, 4,000 उसमें से लेस किए, 5,000 ऐड किए, 11,000 अमाउंट आ गई। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड था हमारे पास में 43,800, 21,400 उसमें डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऐड किया, 65,200 अमाउंट वहाँ पर आ गई। एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हियर इज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ 3,500, ऑडिट 600, एजुकेशन फीस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू, जिसको हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 16,200 वो अमाउंट हमारे आ गई। यहाँ पर थी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर एंड एट करंट ईयर्स प्रॉफिट ईयर, तो अमाउंट आ गई 1,15,700 रुपीज़ अमाउंट आ गई। चलिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, ओके
बैलेंस शीट की एसेट साइड हम वन बाय वन चेक करेंगे, 48,000 प्लस 5,700 इज इक्वल टू 53,700 रुपीज़। ये अमाउंट आ गए वहाँ पर। 60,000, 80,000 एंड 10,000 यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, इनका सम कर लेंगे। 60,000, 80,000 एंड 10,000 इज इक्वल टू 1,50,000। इट्स डन। यहाँ पर ये दोनों कितने हो गए, 2,50,000। ये अमाउंट यहाँ पर आ गई करंट एसेट्स की, है कि नहीं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 900 रुपीज़। अब इन सब की टोटल यहाँ पर करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम टैप 14,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 रुपीज़, 3,64,000 रुपीज़ हमारे टोटल अमाउंट आ गई। तो चलिए बैलेंस शीट को टैली करके देखते हैं। अब इसको बोल्ड कर देंगे, इज इक्वल टू सम करेंगे, टैली होगा, जरूर होगा। चलिए देखते हैं। 1,50,000, 53,800 अमाउंट, ओके। 8,18,600 रुपीज़। इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। इज इक्वल टू सम टैब, ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट 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 3,95,000 तक, है कि नहीं, अमाउंट तक 8,18,600। ओ माई गॉड, बैलेंस शीट शुड बी अ टैली, है कि नहीं, बैलेंस शीट शुड बी अ टैली। तो ये था आज का प्रॉब्लम जो था इसके ऊपर डिपेंड, ट्रायल बैलेंस ऑफ वाडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने यहाँ पर उसका क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ग्रॉस प्रॉफिट 2,45,000 निकला था, जो कि हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया 2,45,000, क्लियर। और हमारे पास में उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी निकला था 1,11,200, जो कि हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया। कहाँ पर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया, करंट ईयर में ऐड किया है कि नहीं, करंट ईयर प्रॉफिट 1,11,200। और बैलेंस शीट की टोटल हमारी आ रही है 8,18,600, 8,18,600 रुपीज़। सो ये TY BCom का प्रॉब्लम था, फाइनल अकाउंट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और ये ऐसे वीडियोस बना सकूं। अगर मुझे लगता है कि किसी किसी बंदे ने ही इसको पूरा देखा होगा, वीडियो बहुत लंबा बनता है। ये आपको 14 मार्क्स को आता है और ये क्वेश्चन आपको आधे घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस होगी तो विद इन दी 20 मिनट्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलूँगा आपको यही ऐसा कुछ और फंडा लेकर, फाइनल अकाउंट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या फिर कुछ अलग। अगर आपके अच्छे लाइक्स या फिर सब्सक्राइब मिलते रहे तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। थैंक यू।